हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राहुल रमन है और एक बार फिर रमन हब की इस नई वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं। हाँ, वीडियो हम काफ़ी समय बाद ला रहे हैं क्योंकि अभी अपन सबकी बोर्ड्स एग्ज़ाम आने वाली है। मैं खुद एक स्टूडेंट्स हूँ, आप सबको पता है। तो आज हम एक बहुत बढ़िया टॉपिक लेके आए हैं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और हो सका आपने अच्छे से समझ लिया और एग्ज़ाम में आ गया तो आपकी तो वाह हो जाएगी। तो चलो, आज हम एक बहुत बढ़िया टॉपिक लेके आए हैं जिसको आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, जो कि है लैक ऑपेरॉन मॉडल। ट्वेल्थ क्लास एमपी बोर्ड का जो जीव विज्ञान का जो विषय है उसमें चैप्टर 6 वंशानुगति के आणविक आधार वाला जो चैप्टर है, वंशागति का आणविक आधार, उसमें ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और सिर्फ एग्जाम की दृष्टि से ही नहीं, हमें नॉर्मली आमतौर पर समझने के लिए भी काफ़ी अच्छा टॉपिक है। तो अब हम बात करते हैं लैक ऑपेरॉन मॉडल पर। इसका नाम है लैक ऑपेरॉन मॉडल। नॉर्मली ये समझते हैं स्टूडेंट्स कि लैक ऑपेरॉन किसी वैज्ञानिक का नाम है। तो सबसे पहले तो हम आपका ये जो भ्रम है उसको दूर करते हैं कि ये जो है वैज्ञानिक का नाम नहीं है, ये एक मॉडल है। ठीक है, तो ये मॉडल दिया किसने, ये आपके मन में क्वेश्चन आएगा। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हम आपको यहाँ दे रहे हैं कि इस मॉडल को दिया जैकब और मोनोड नाम के दो वैज्ञानिकों ने, जैकब और मोनोड ने। ठीक है, ये दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर, देखो मैं आपको जीरो लेवल से समझाऊं तो ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि इस धरती पे जीव दो प्रकार के होते हैं, निम्न श्रेणी के और उच्च श्रेणी के। ठीक है, जो निम्न श्रेणी के जीव होते हैं उनमें होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, और जो उच्च श्रेणी के जीव होते हैं उनमें होती है यूकैरियोटिक कोशिका। ये आपको और हमको सबको पता है। अब देखो, कोशिकाओं की जो वृद्धि होती है वो प्रोटीन के कारण होती है। उनको जो एनर्जी मिलती है या उनका जो पोषण होता है उसमें प्रोटीन काफ़ी हेल्पफुल होता है। अब जो निम्न श्रेणी के जीव हैं उनमें प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की वृद्धि प्रोटीन के कारण होती है। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रोटीन के निर्माण की क्रिया और प्रोटीन से बनते हैं एंजाइम्स। ठीक है, तो कुल मिला के बात यह है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में एंजाइम के संदमन या प्रेरण की क्रिया को समझाने के लिए मोनोड और जैकब ने जो है ये लैक ऑपेरॉन मॉडल दिया। ठीक है, संदमन मतलब क्या होता है, रोकना, प्रोटीन संश्लेषण क्रिया को रोकना। और प्रेरण का मतलब होता है प्रेरित करना, यानी कि प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को प्रेरित करना। ठीक है, तो भैया फिर हम आपको समझाएं। तो जैकब और मोनोड नाम के जो दो वैज्ञानिक थे, इनने प्रोकैरियोटिक कोशिका में एंजाइम के संदमन और प्रेरण को लेकर एक मॉडल दिया। इतना क्लियर है। अब इनने ये मॉडल दिया, इसका नाम इन्होंने रखा लैक ऑपेरॉन मॉडल। ये मॉडल जो है अपने आप में दो मॉडल का काम करता है। पहले हम यदि लैक पे हाथ रख ले तो बचेगा क्या, ऑपेरॉन, और यदि हाथ हटा ले तो हो गया लैक ऑपेरॉन। आपको एक बहुत बढ़िया उदाहरण बताते हैं कि जैसे हमें जब भूख लगती है, ठीक है, तो या हमारे परिवार के किसी सदस्य को भूख लगती है तो हमारे घर में भोजन बनता है। ऐसा नहीं है कि भोजन 24 घंटे बनता है, मतलब जब आवश्यकता है तो भोजन बनेगा और जब आवश्यकता नहीं है तो भोजन नहीं बनेगा। मतलब क्रिया भोजन बनाने की ऑन, भोजन की भूख लगेगी तो, और बाकी टाइम ऑफ रहती है। भाई जो अपनी कोशिका होती है उसमें भी यही होता है, जब इसको जरूरत है तो प्रोटीन बनेगा और जब जरूरत नहीं है तो प्रोटीन निर्माण की क्रिया ऑफ रहेगी, प्रोटीन नहीं बनेगा। तो बस वही कि जो लैक ऑपेरॉन मॉडल है, जब प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया ऑन रहेगी, प्रोटीन बनता रहेगा, तो ये लैक ऑपेरॉन मॉडल कहलाएगा। और जब ये क्रिया ऑफ हो जाएगी, जब प्रोटीन की जरूरत नहीं रहेगी, तो लैक हटके केवल ऑपेरॉन मॉडल रह जाएगा, मतलब कि क्रिया ऑफ है। याद करने का बहुत अच्छा बताता हूँ कि ऑफ, बड़ा आ इसके ऊपर चंद्र है, आ से ऑपेरॉन और आ से ही ऑफ होता है। यानी कि प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया ऑफ कौन से मॉडल में रहती है, ये एक अच्छा ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है
तो ऑपेरन मॉडल में, ठीक है। और कब ऑन रहती है तो लेक ऑपेरन मॉडल में। इतना क्लियर है। अब आगे ये मॉडल इन्होंने दिया था 1961 में, 1961 में। किसने? जैकब और मोनोड ने। और इस मॉडल के लिए उन्हें 1965 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। नोबेल पुरस्कार कब किया गया था? ये बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव फिर आपके लिए खड़ा हो गया, तो 1965 में। इतना क्लियर है। अब इन्होंने ये जो प्रयोग किया था ये कौन सी प्रोकैरियोटिक कोशिका में किया था, ये भी एक प्रश्न बनता है। तो ये इन्होंने किया था ई कोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई। इसकी जो कोशिका होती है उसमें इन्होंने ये अपना पूरा प्रयोग किया था, ठीक है। तो अब हम इस प्रयोग को आगे बढ़ाते हैं और इसके बारे में बात करते हैं। लैक ऑपेरॉन दो शब्दों से मिलकर बना है, लैक प्लस ऑपेरॉन। पहले हम लैक की बात करें तो लैक को हम अंग्रेजी में लिखे तो ये होता है, और ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका पूरा फॉर्म होता है लैक्टोज। मतलब लैक क्या है? लैक्टोज। और लैक्टोज क्या होता है? लैक्टोज हमारी जो है लैक्टोज शर्करा होती है, ठीक है। लैक्टोज शर्करा कैसी होती है? तो लैक्टोज शर्करा डाइसैकेराइड होती है। कैसी होती है? डाइसैकेराइड। तो ये जो डाइसैकेराइड होती है, देखो हमें पता है कि जो डाइसैकेराइड होते हैं वो 2 से लेकर 10 मोनोसैकेराइड से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो ये लैक्टोज एक शर्करा है जो कि डाइसैकेराइड है। डाइसैकेराइड 2 मोनोसैकेराइड से मिलकर बने होते हैं, और वो दोनों मोनोसैकेराइड है, एक तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज। मतलब कुल मिलाकर सीधा सीधा ये है कि जब हम लैक्टोज का अपघटन करेंगे या लैक्टोज का उपापचय की क्रिया होगी तो क्या बनेगा? ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनेगा। इतना क्लियर है। और हाँ, ये जो गैलेक्टोज है ये एक उत्प्रेरक है। क्या है? उत्प्रेरक। उत्प्रेरक मतलब इंड्यूसर, ठीक है। ये एक उत्प्रेरक है। ये उत्प्रेरित करता है किसको? प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को, ठीक है। अब ये सब बात हमने की किसके लिए? लैक के लिए। अब हम बात करेंगे बचे हुए बाकी के हाफ पोर्शन के लिए। तो हाफ पोर्शन है हमारा क्या? ओपेरॉन, ठीक है। जो ओपेरॉन है इसकी परिभाषा जैकब और मोनोड ने दी कि ओपेरॉन जो है डीएनए या आनुवांशिक खंडों का बना होता है, ठीक है। डीएनए या आनुवांशिक खंडों का बना होता है क्या? ओपेरॉन। यानी कि ओपेरॉन को हम कौन से प्रदर्शित करें ये आपको बता देता हूं। ओपेरॉन, ठीक है। तो ये जो ओपेरॉन है ये 2 खंडों से मिलकर बना है हमारा कंट्रोलर या नियंत्रक जीन, वही हमारा दूसरा है स्ट्रक्चरल या संरचनात्मक जीन, ठीक है। ये 2 जीन से मिलकर बना है क्या? ओपेरॉन। कौन कौन से? कंट्रोलर और स्ट्रक्चरल, यानी कि संरचनात्मक और नियंत्रक जीन से। अब जो देखो कंट्रोलर जीन है हम इसे सी से डिनोट करेंगे और स्ट्रक्चरल को एस से डिनोट करेंगे, यानी इसको सी से प्रदर्शित करेंगे, इसको एस से। अब जो हमारा कंट्रोलर जीन होता है इसके अंतर्गत 3 जीन आते हैं। कौन कौन से? तो एक पहला होता है रेगुलेटर, दूसरा है प्रमोटर और तीसरा है ऑपरेटर, ठीक है। मतलब कंट्रोलर जीन के अंतर्गत 3 जीन आते हैं, रेगुलेटर जीन, प्रमोटर जीन और ऑपरेटर जीन। जो रेगुलेटर जीन होता है अपन इसे आई से डिनोट करेंगे, आई से प्रदर्शित करेंगे। एक मिनट में ठीक कर देता हूँ इसे आई से। जो हमारा प्रमोटर जीन है उसे पी से और ऑपरेटर जीन को ओ से। अब आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि हम इस रेगुलेटर जीन को आई से क्यों प्रदर्शित करते हैं? तो यहाँ पर आई का मतलब होता है इनहिबिशन, इनहिबिशन।
इनहिबिशन मतलब होता है हिंदी में दमनकारी या प्रतिबंधक, ठीक है। तो आई का मतलब इनहिबिशन है, इसलिए हम रेगुलेटर जीन को आई से प्रदर्शित करते हैं। बाकी हम इसके बारे में बात आगे करेंगे। प्रमोटर जीन को हम पी से प्रदर्शित करते हैं, ऑपरेटर जीन को हम ओ से प्रदर्शित करते हैं। तो ये तो हमें बड़ी आसानी समझ में आ जाएगा ये दोनों, क्योंकि इनकी स्पेलिंग जिस वर्ड से स्टार्ट हो रही है हम उससे उसको डिनोट कर रहे हैं। अब हम स्ट्रक्चरल जीन की बात करें तो इसके अंतर्गत तीन जीन होते हैं, तीन सिस्ट्रॉन होते हैं। पहला होता है सिस्ट्रॉन जेड, दूसरा सिस्ट्रॉन वाई और तीसरा सिस्ट्रॉन ए। ये तीनों सिस्ट्रॉन स्ट्रक्चरल जीन के अंतर्गत आते हैं और ये तीनों जीन कंट्रोलर जीन के अंतर्गत आते हैं। अब इतना क्लियर है। तो ये पूरी बात हुई हमारी किसकी, लैब ऑपरेंड के बारे में। अब हम इसको थोड़ा और अच्छे से आपको समझाने के लिए ऊपर इसे जमा लेते हैं, फिर हम इसके मॉडल को जानेंगे। मतलब जो ऑपेरॉन है ये कंट्रोलर जीन, ठीक है, और ये है हमारा स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है भाई। अब हम इसे एक बॉक्स के रूप में देखें तो इसके तीन जीन हैं, कौन कौन से हैं। पहले को हमने आई से डिनोट किया था, रेगुलेटर जीन, दूसरा है हमारा प्रमोटर जीन और तीसरा है हमारा ऑपरेटर जीन। फिर स्ट्रक्चरल के तीन थे, जेड सिस्ट्रॉन, वाई सिस्ट्रॉन और ए सिस्ट्रॉन। इतना क्लियर है। अब हम इन दोनों के 6 जीन हैं और हम इनके अलग अलग, जब हम इनके वर्क को, इनके कार्य को जानेंगे तो कहीं ना कहीं आपस में जुड़ेंगे। और जब हम इनके अलग अलग कामों के बारे में जान लेंगे तो हमें ऑटोमेटिकली जब इस पूरे को जोड़ के देखेंगे तो हम वहाँ पर लैब ऑपेरॉन और ऑपेरॉन दोनों मॉडल को समझ लेंगे। तो हम आई इनहिबिशन के बारे में बात करें तो ये होता है रेगुलेटर जीन है, हम आई से प्रदर्शित करते हैं क्योंकि आई मतलब होता है इनहिबिशन। इनहिबिशन मतलब क्या होता है, दमनकारी, ठीक है, मतलब ये दमन करता है। अब इस आई इनहिबिशन का काम है, इनहिबिशन जीन का एमआरएनए का निर्माण। किसका, एमआरएनए का, ठीक है। और आपको एक बात बता देते हैं, देखो पहले बेसिक नॉलेज के लिए यहाँ देख लो कि डीएनए से डीएनए का निर्माण किसके द्वारा होता है, कौन सी क्रिया के द्वारा, तो ये होता है रेप्लिकेशन की क्रिया के द्वारा, रेप्लिकेशन की क्रिया के द्वारा। और यहाँ पर जो जीन उपस्थित होता है वो होता है डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। डीएनए से डीएनए के बनने की क्रिया होती है रेप्लिकेशन, जो कि डीएनए पॉलीमरेज की उपस्थिति में होती है। और वहीं अब हम बात करें डीएनए से डीएनए हो गया, अब डीएनए से एमआरएनए या फिर आरएनए, आरएनए का ही टाइप है एमआरएनए, इसलिए डीएनए से आरएनए के बनने की क्रिया होती है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन जो कि होती है कौन से एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज की उपस्थिति में, ठीक है। इतना क्लियर है। ये बेसिक नॉलेज था जो आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब हम आगे की बात करते हैं। तो जो हमारा रेगुलेटर जीन था उससे एमआरएनए बना, कौन सी क्रिया के द्वारा, एमआरएनए क्या है, आरएनए है। और अभी हमने आपको बताया आरएनए कौन सी क्रिया द्वारा बनता है, तो ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया द्वारा रेगुलेटर जीन से एमआरएनए बना। ये एमआरएनए सिंपल है, एमआरएनए नहीं होगा, ये एमआरएनए है हमारा रिप्रेशर एमआरएनए, ठीक है। यानी कि फिर से देख लेते हैं, तो रेगुलेटर जीन से रिप्रेशर एमआरएनए बना, कौन सी क्रिया द्वारा, ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया द्वारा। अब इस एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा, ये हमें पता है, ठीक है। एमआरएनए से प्रोटीन के निर्माण की क्रिया क्या होती है, एमआरएनए से प्रोटीन के निर्माण की क्रिया होती है ट्रांसलेशन, ठीक है। तो ये इससे जो प्रोटीन बनेगा
वो भी सिंपल नहीं होगा भाई। जब mRNA रिप्रेशर प्रकार का है तो यहाँ पर भी जो प्रोटीन बनेगा वो भी रिप्रेशर प्रोटीन बनेगा, ठीक है, ये हम रिप्रेशर प्रोटीन बन गया। अब ये जो प्रोटीन बना है ये होता है एक्टिव प्रकृति का। कैसी प्रकृति का? एक्टिव प्रकृति का। अभी हम केवल रेगुलेटर जीन के बारे में बात कर रहे हैं। इससे बना mRNA, mRNA से बना प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? रिप्रेशर प्रोटीन। और जो रिप्रेशर प्रोटीन है ये एक्टिव प्रकृति का है। अब ये रिप्रेशर प्रोटीन ऑपरेटर से क्रिया कर लेगा और जब ये इससे क्रिया करेगा तो एक कॉम्प्लेक्स बनेगा। उस कॉम्प्लेक्स का नाम है ऑपरेटर रिप्रेशर कॉम्प्लेक्स, ORC शॉर्ट में याद रख सकते हैं। यहाँ आपको फुल फॉर्म होना तो ऑपरेटर रिप्रेशर कॉम्प्लेक्स बनेगा। इस कॉम्प्लेक्स के बनने के कारण क्या होता है कि जो प्रोटीन संश्लेषण की आगे की क्रिया होती है वो यहीं रुक जाती है, मतलब कि प्रोटीन के निर्माण अब नहीं होगा, ये क्रिया यहाँ पर रुक चुकी है। अभी तक जो क्रिया हुई ये ऑफ हो गई, मतलब कि ये ऑपेरॉन की बात हो गई। इतना क्लियर है? अब आगे की बात करें तो ये हमने पहले रेगुलेटर की बात कर ली, अब हम प्रमोटर की बात करेंगे, ठीक है। प्रमोटर का काम होता है RNA पॉलीमरेज का निर्माण। RNA एक चौक नहीं चल पा रही है अपनी, RNA पॉलीमरेज का निर्माण करता है जो कि 100 न्यूक्लियोटाइडों का बना होता है, ठीक है। प्रमोटर का काम होता है RNA पॉलीमरेज का निर्माण। RNA पॉलीमरेज जो है वो 100 न्यूक्लियोटाइडों का बना होता है, ठीक है। अब ये देखो हमने अभी बात की थी कि RNA के निर्माण के लिए RNA पॉलीमरेज की जरूरत है, ठीक है। अब जब ये इससे जुड़ जाएगा, कौन? एक्टिव प्रोटीन ऑपरेटर से जुड़ जाएगा तो कॉम्प्लेक्स बनेगा, क्रिया नहीं होगी। और यदि ये इससे नहीं जुड़ता है तो प्रमोटर जीन RNA पॉलीमरेज का निर्माण करेगा और जब RNA पॉलीमरेज रहेगा तो हमारा काय का निर्माण होगा? mRNA का। और mRNA का निर्माण होगा तो mRNA से प्रोटीन बन जाएगा, मतलब हमारी क्रिया आगे बढ़ेगी। अब ये हमने बात कर ली प्रमोटर के बारे में। अब ऑपरेटर, ये ऑपरेटर है, ये ऑपरेट करता है। किसको ऑपरेट करता है, किसको नियंत्रित करता है? तो ये DNA संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रक्रिया हो रही है ये इसको ऑपरेट करता है। अब यदि इस ऑपरेटर से एक्टिव प्रोटीन जुड़ा तो क्रिया रुक जाएगी और नहीं जुड़ा तो क्रिया चालू रहेगी, ये इसका काम हो गया। अभी तक हमने जो बात की थी ये पूरी की थी कंट्रोलर जीन के अंदर। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल जीन के अंदर, यानी संरचनात्मक जीन के अंदर। तो इसके अंतर्गत ये 3 होते हैं, सिस्ट्रॉन Z, सिस्ट्रॉन Y और सिस्ट्रॉन A। अब ये तीनों की बात करते हैं तो इनके काम क्या है? तो भाई Z सिस्ट्रॉन जो है इसका काम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का निर्माण, ठीक है, इसका काम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज का निर्माण। Y सिस्ट्रॉन का काम होता है अपना पॉलीमरेज एंजाइम का निर्माण, ठीक है। और जो अपना A सिस्ट्रॉन A होता है, सिस्ट्रॉन A होता है, इसका काम होता है ट्रांस एसिटिलेज का निर्माण, ठीक है। इन तीनों के फिर से काम देख लें तो सिस्ट्रॉन Z जो है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज का निर्माण करता है, सिस्ट्रॉन Y जो होता है ये पॉलीमरेज एंजाइम का निर्माण करता है, और जो हमारा A सिस्ट्रॉन होता है ये ट्रांस एसिटिलेज का निर्माण करता है, ठीक है। इतना क्लियर है? एक मिनट जरा यहाँ पे गलती हो गई है, ये पॉलीमरेज एंजाइम का निर्माण नहीं करता, ये परमीज एंजाइम का निर्माण करता है। तो इससे क्या, जो Y सिस्ट्रॉन है, देखो फिर से बताता हूँ, Z बीटा गैलेक्टोसाइडेज का निर्माण करता है, Y सिस्ट्रॉन परमीज एंजाइम का निर्माण करता है और A सिस्ट्रॉन ट्रांस एसिटिलेज का निर्माण करता है। इतना क्लियर है? अब हमने इनके भी काम देख लिए और इनके भी काम देख लिए और इसकी पूरी जानकारी भी प्राप्त कर ली। अब हम मॉडल जानेंगे कि ये मॉडल था क्या और किस प्रकार से ये काम कर रहा था, ठीक है। तो सपोज उन्हें जो ई कोलाई की कोशिका में उन्होंने ये मॉडल दिया था, तो हमारे पास ये पूरी एक कोशिका है। कौन सी कोशिका? ये हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिका है। जो रेगुलेटर जीन होता है जिसे हमने आई से प्रदर्शित किया है
इसने किया निर्माण किसका? रिप्रेसर एमआरएनए। इसमें रिप्रेसर एमआरएनए का निर्माण किया। कौन सी क्रिया द्वारा? वो आप यहाँ पे लिख लेना। कौन सी क्रिया थी भैया? तो ये क्रिया थी ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, एमआरएनए के बनने की क्रिया होती है ट्रांसक्रिप्शन। तो इसने एमआरएनए बनाया। अब रिप्रेसर एमआरएनए बना तो वही रिप्रेसर यहाँ पर प्रोटीन बन जाएगा। ठीक है, ये प्रोटीन जो है वो एक्टिव प्रकृति का है, और एक्टिव प्रकृति का था तो ये ऑपरेटर से जाके क्रिया कर लेगा, और ऑपरेटर से जाके क्रिया करेगा यहाँ पर ऑपरेटर रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ठीक है, और इस कॉम्प्लेक्स के बनने के कारण प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया यहीं पर रुक जाएगी, और ये हो गई हमारी ऑफ अवस्था। कौन सी अवस्था हो गई? ये हमारी ऑफ अवस्था हो गई। अब हमारा प्रोटीन नहीं बनेगा। तो ये जितनी हमने बात की ये पूरी ऑपेरॉन के बारे में बात की। अब हम बात करेंगे लेक ऑपेरॉन में। तो लेक ऑपेरॉन में ज्यादा कुछ नहीं है। देखो अभी जो ऑपेरॉन की जो मॉडल हुआ था अपना, ये जो पूरी क्रिया विधि हुई, इसमें इस कोशिका की झिल्ली के बाहर यहाँ पर कोई माध्यम नहीं था। अब जब यहाँ पर माध्यम रहेगा लेक मतलब क्या था हमने आपको बता दिया शुरू में। यदि आपको याद नहीं है तो फिर से याद दिला दे। लेक मतलब होता है लैक्टोज शर्करा थी बाहर। अब इसके बाहरी माध्यम में लैक्टोज शर्करा है जो कि उत्प्रेरक है, और उत्प्रेरक का काम है क्रिया को उत्प्रेरित करना। केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ लिया होगा। तो अब ये कौन सी क्रिया को उत्प्रेरित करेगा? प्रोटीन संश्लेषण की। तो जब बाहर लैक्टोज उत्प्रेरक उपस्थित होता है तो ये जो कोशिका की पूरी झिल्ली है, मतलब कि सेल मेम्ब्रेन है, इस पर एक एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम होता है? परमिएज का नाम हुआ है किससे? परमिएबल से। तो ये जब एंजाइम इस पे होता है तो ये इस झिल्ली को परमिएबिलिटी प्रदान करती है। हिंदी में बोले तो भैया पारगम्यता इसको प्रदान करती है, जिसके कारण लैक्टोज अंदर जा सकता है। ठीक है, अब जब ये लैक्टोज परमिएबिलिटी के कारण अंदर जाएगा, ठीक है, तो ये जो एक्टिव प्रोटीन है हमारा, ये ऑपरेटर के पास ना जाते हुए ये इस लैक्टोज से क्रिया कर लेगा। ठीक है, अब ये इससे क्रिया करेगा यानी कि यहाँ नहीं जाएगा, और जब यहाँ नहीं जाएगा तो हमारा जो ऑपरेटर रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स है वो नहीं बनेगा, और उसके बनने से तो क्रिया ऑफ होती थी। अब जब वो बना ही नहीं तो हमारी क्रिया ऑन रहेगी, और ये क्रिया हमारी ऑन रहेगी तो फिर आगे हमारा जो प्रमोटर जीन था वो आरएनए पॉलीमरेज का निर्माण करेगा, और फिर उससे प्रोटीन बनेगा। उस तरह से क्रिया आगे बढ़ेगी। ठीक है, अब इतना होने के बाद ये हमारा इससे जुड़ चुका है। अब जब इसके अपचयन की क्रिया होगी, किसके अपचयन की? इसके अपचयन। अब इसका अपचयन कैसे होगा? तो अभी हमने जो स्ट्रक्चरल जीन के 3 सिस्टोन पढ़े थे, जेड सिस्टोन, वाई सिस्टोन, ए, इनने 3 एंजाइम का निर्माण किया था। कौन कौन से? जेड सिस्टोन से होता बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का निर्माण, और जो हमारा वाई सिस्टोन है इससे हुआ था किसका? इससे हमारा परमेज एंजाइम का निर्माण हुआ था, और ए सिस्टोन से हुआ था ट्रांस एसिटिलेज का निर्माण। तो इन तीनों के द्वारा बना जो एंजाइम थे वो तीनों एंजाइम मिलके इस लैक्टोज शर्करा को अपचयित कर देंगे। इसके अपचयन की क्रिया होगी, और जब ये टूटेगा, इससे अपचयन की क्रिया होगी तो क्या बनेगा? ग्लूकोज और गैलेक्टोज। ठीक, और अब यहाँ पर ग्लूकोज और गैलेक्टोज बन गया। किससे? इसके अपचयन से। अब जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज बना है, इसमें से जो ये गैलेक्टोज होता है ये ई कोलाई इस्चेरिचिया कोलाई की वृद्धि के लिए हेल्पफुल होता है। ठीक है, मतलब ये गैलेक्टोज के कारण ई कोलाई की कोशिका की वृद्धि होती है। अब कोशिका की वृद्धि कब होती है? जब उसे प्रॉपर प्रोटीन मिलेगा। भाई हमारी प्रॉपर वृद्धि कब होगी? जब हमें भोजन मिलेगा। उसी तरह से जब इसे प्रोटीन मिलेगा तो ई कोलाई की वृद्धि होगी। तो ये जो पूरा मॉडल था ये जैकब और मोनोड ने किसमें दिया था? ई कोलाई की कोशिका को लेकर उन्होंने ये मॉडल तैयार किया था। इतना हो गया। अब इन्होंने इसकी पूरी स्टडी की, जिसके लिए इन्हें 1965 में नोबेल प्राइज मिल गया, ये हम सबको पता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने शुरू में आपको ये बोला था
कि जैकब और मोनोड ने प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो अपना एंजाइम होता है उसके संदमन और प्रेरण को लेकर मॉडल दिया था। और हमने तो यहाँ पर भैया प्रोटीन बनाए जा रहे हैं, कब से बना रहे हैं कि नहीं। तो देखो ये बेसिक बात है बिल्कुल कि जो एंजाइम होते हैं, एक मिनट में यहाँ आपको ऊपर लिख के बताता हूँ। जो एंजाइम होते हैं, देखो सभी एंजाइम जो है प्रोटीन के बने होते हैं, सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम बनाए ये जरूरी नहीं है। मतलब हमने जो प्रोटीन बनाया है उससे क्या बनेगा, एंजाइम, ठीक है। और वो एंजाइम कहाँ का, ई कोलाई का। और यहाँ पर जो गैलेक्टोज जो एंजाइम बना है वो ई कोलाई की कोशिका वृद्धि करता है। मतलब हमारा मॉडल एकदम सही जा रहा था। और जैकब और मोनोड ने यही सब समझाने के लिए ये मॉडल दिया था। तो इस तरह से हमारा ये आज का टॉपिक, ये आज का हमारा मॉडल कंप्लीट हो गया, जिसको दिया था जैकब और मोनोड ने। अब यहाँ पर हमारे काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो अभी मैं आपसे कुछ ऑब्जेक्टिव पूछता हूँ जिसके आपको हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो आपके लिए कुछ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, और लेग ऑपरेंट मॉडल किसने दिया। दूसरा क्वेश्चन, कब दिया। तीसरा क्वेश्चन, इसके लिए इन्हें कब सम्मानित किया गया। और अगला क्वेश्चन, किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जेड सिस्ट्रोन से कौन सा एंजाइम बनता है, ए सिस्ट्रोन से कौन सा एंजाइम बनता है, वाई सिस्ट्रोन से कौन सा एंजाइम बनता है, ठीक है। इसके बाद एमआरएनए से किस प्रकार का प्रोटीन बनता है। ये हमारे कुछ प्रश्नों की लिस्ट थी। अब आप अपने उत्तरों की लिस्ट भेज दीजिए। और आज के इस वीडियो बनाने के लिए हमें जो है उत्साहित करने के लिए या हमारा पूरा सहयोग करने के लिए साईराम कोचिंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। इसी प्रकार हमारा सहयोग करते रहे। थैंक यू।